नहीं है। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाओ। मुनि का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। बहुत साल पहले मुनि चिड़िया की शादी कालू कौवा के साथ हुई थी। मुनि गरीब घर से आई थी, लेकिन उसने शादी के बाद पूरा घर संभाल लिया था। उसकी सास काली काकी बूढ़ी हो चली थी और घर के कामों में हाथ बंटाने वाला कोई नहीं था। मुनि हर रोज घर की साफ सफाई, खाना पकाने और सबकी देखभाल में लगी रहती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके मन में बस एक इच्छा थी कि उसकी देवरानी आ जाए और उसे भी थोड़ी राहत मिले। मुनि ने अपनी सास से कई बार कहा, सासू माँ, अब देवर की शादी करवा दीजिए। घर में एक देवरानी आ जाएगी तो घर का काम भी बन जाएगा। काली काकी ने भी मुनि की बात मानी और कुछ दिनों में उसके देवर की शादी गीता कौवी से हो गई। गीता अमीर घर की बेटी थी। वह सज धज कर रहने वाली और दिखावे में विश्वास रखने वाली थी। जब वह इस साधारण और गरीब घर में आई तो उसे मुनि से बहुत चिढ़ होने लगी। नमस्ते जेठानी जी, ये साड़ी तो बहुत सादी लग रही है। आपके पास कोई और नहीं थी क्या? आपको पता होना चाहिए था कि आपकी इतनी अमीर देवरानी आपसे मिलने आ रही है। फर्स्ट मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग। हमारे यहाँ त्योहारों पर ही नई साड़ी खरीदी जाती है और ये भी नई साड़ी है, लेकिन थोड़ी सिंपल है क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद है। अच्छा, आपने समझी। आपका तो टेस्ट ही ऐसा है, क्या ही कर सकते हैं। मुनि की सादगी और मेहनत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गीता को लगता था कि मुनि जानबूझकर सबकी नजरों में अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। एक दिन गीता ने अपनी सास काली काकी से कहा, सासू माँ, मुनि आपको धोखा दे रही है। ये दिखावा करती है कि सारे काम करती है, लेकिन असल में इसे घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। काली काकी, जो बूढ़ी हो चली थी और गीता की बातों में आ गई थी, मुनि पर विश्वास करना छोड़ने लगी। गीता ने मुनि के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे घर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। मुनि को दिन ब दिन नीचा दिखाने के नए नए तरीके ढूंढे जाने लगे। एक दिन गीता ने साफ कह दिया, मुनि, तुम्हें इस घर में अब कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाओ। मुनि का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। अपने पति और बच्चों के साथ मुनि ने घर छोड़ दिया और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। अब उसके पास ना कोई साधन था, ना कोई मदद। वह अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को कैसे संभालेगी, ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आया। जंगल में हर कोई अपने अपने घर को सजाने में लगा था, लेकिन मुनि की चौपड़ी में केवल अंधेरा था। न तेल के दिए थे, न मिठाई के लिए पैसे। मुनि ने बच्चों से कहा, बच्चों, इस साल हम दिए जलाने और हमारे पास जो कुछ है उसी में खुश रहने की कोशिश करेंगे। उसी शाम गीता और कालू कौवा अपने महलनुमा घर को रंगीन रोशनी से सजा रहे थे। गीता ने तंज कसते हुए कहा, देखो मुनि को, कितनी आसानी से हमने उसे घर से निकाल दिया। अब वो चौपड़ी में दिवाली कैसे मनाएगी? शायद उसके पास एक दिया भी न हो जलाने के लिए। कालू हंसा, तुम सही कह रही हो गीता, गरीबों के लिए त्योहार मनाने का कोई मतलब ही नहीं। दिवाली की रात जब हर जगह रोशनी थी, मुनि की झोपड़ी अंधेरे में डूबी हुई थी। मुनि ने एक पुराना मिट्टी का दिया निकाला और अपने बच्चों के साथ उसे जलाया। वह जानती थी कि दिवाली उनके लिए सिर्फ नाम की रह गई है, लेकिन उसने अपने बच्चों को हिम्मत बंधाई। खुशी चीजों में नहीं होती बेटा, उसने कहा, ये हमारे दिल में होती है। दिवाली की रात थी और गीता कौवी का महलनुमा घर रंग बिरंगी लाइटों सजा हुआ था। गीता और कालू कौवा अपने शानदार सजावट पर गर्व महसूस कर रहे थे।
लेकिन अचानक एक लाइट से शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते उनके घर में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और गीता और कालू घबरा गए। गीता चीखते हुए बोली, कालू, घर में आग लग गई है, जल्दी कुछ करो। दोनों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उनके सारे प्रयास नाकाम हो रहे थे। पास पड़ोस के पक्षी भी डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी मुनि चिड़िया ने अपनी झोपड़ी से गीता और कालू की चीखें सुनी। उसने तुरंत अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को साथ लिया और दौड़ते हुए गीता के घर पहुंच गई। मुनि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, गीता, तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जेठानी जी, मैंने तो हमेशा आपको नीचा दिखाया और आज आप मेरी मदद कर रही हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज, बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ते की पहचान है। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है जेठानी जी, मैंने आपको कितना सताया, पर आज आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके परिवार ने तुरंत मिलकर पानी लाने की व्यवस्था की और पास के पक्षियों से भी मदद मांगी। सबने मिलकर मेहनत की और आखिरकार आग बुझ गई। गीता और कालू ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके घर का काफी नुकसान हो चुका था। गीता, जो हमेशा मुनि को नीचा दिखाती थी, अब शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने मुनि के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मुनि, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तुच्छ समझा, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन आज तुमने मेरी जान और घर दोनों बचा लिए। मैं बहुत गलत थी। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, हम सब एक ही परिवार हैं। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दिवाली का असली मतलब यही है कि हम अपने दिलों में रोशनी फैलाएं, न कि दूसरों की खुशियों को अंधकार में डालें। गीता ने सभी से माफी मांगी और उसके बाद पूरे जंगल के पक्षियों ने एक साथ मिलकर दिवाली मनाई। मुनि, गीता, कालू और बाकी सभी ने मिलकर दीप जलाए, मिठाई बांटी और खुशियों में डूब गए। उस रात ने सिर्फ उनके घरों को रोशन नहीं किया, बल्कि उनके दिलों में भी सच्ची खुशी और अपनापन भर दिया। अब वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और गीता ने कभी मुनि को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उसे अपनी बहन मान लिया। कहानी का अंत ये बताता है कि सच्ची अमीरी दिल में होती है और इंसानियत से बड़ा कोई त्योहार नहीं। अजी उठिए, कितना दिन निकल आया है, दुकान नहीं लगानी क्या? हाँ गीता, जल्दी चलो, आज तो बहुत लेट हो गए हैं। कालू, कौवा और गीता जल्दी से दुकान पर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। गीता और कालू के पकौड़े बहुत फेमस थे। अरे कालू भैया, आप ना अपनी दुकान हमारे घर के करीब लगा लो, ताकि इतनी दूर रोज रोज आना ना पड़े और जब मन करे तभी खा लूं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मेरा तो इन पकोड़ों से मन ही नहीं भरता। कितने लाजवाब हैं, वाह वाह। अरे रानी, मौसी ये सब मेरा नहीं, मेरी पत्नी गीता का कमाल वही बनाती हैं पकोड़े, मैं तो दुकान संभालता हूँ। हाँ हाँ कालू, वही तो ये इतने अच्छे लगते हैं कि मेरी तो रोज खाने की आदत पड़ गई। अगर आपके दुकान के पकोड़े ना मिले तो दिन ही नहीं निकलता। अब रानी मौसी पकौड़े खाकर चली जाती है। ऐसे थोड़ी देर में सभी ग्राहक खाकर चले जाते हैं। अब दुकान बंद करने का समय हो जाता है। कालू जी, अब घर चलते हैं, बारिश आने वाली है, फिर शाम को आकर दुकान लगाएंगे। हाँ हाँ गीता, चलो चलते हैं, नहीं तो बारिश में यहीं फंस जाएंगे। अब कालू, कौवा और गीता घर आ जाते हैं। कालू
कालू जी, हमारी दुकान पर अब ग्राहक अच्छे आने लगे हैं। हमारे चाय पकोड़े सबको पसंद आते हैं। धीरे धीरे हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे अब। हाँ गीता। कालू कौवा और गीता आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में गीता का भाई आ जाता है। अरे ये नाश पीठा यहाँ किस लिए आया है बिन बुलाया? मेहमान कभी दो पल सुकून से नहीं रहने देता। अरे कैसी हो गीता बहन? मैं ठीक हूँ भाई, आजकल काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम करती हो? मैंने दुकान खोल रखी है। मेरा मतलब है हमने पकौड़े की दुकान लगाई है। अरे गीता, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। तब तक तुम दोनों बातें करो। ठीक है कालू जी, अब छता लेकर बाहर जाना, बारिश हो रही है। कालू कौवा अब बाहर चला जाता है। गीता का भाई भूरा बोलता है। अरे बहन, तुमने दुकान तो खोल रखी है, कुछ बचत भी होती है या नहीं? दुकान अच्छे से चलती तो है ना? हाँ भाई साहब, दुकान पर ग्राहकी तो अच्छी होती है। मेरे पकौड़े सबको बहुत पसंद आते हैं, पर बचत नहीं हो पाती। इतना ही बचता है जिसमें सामान आ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की चीजें ही काम में लेते हैं। तुम एक काम करो बहन, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, जिससे तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। तुम पकोड़े बनाओ तो उसे रोज रोज बदला मत करो। 2-3 उसी में पकोड़े बनाया करो और दूध में पानी डाला करो, ताकि सामान कम लगे। अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई? आप ऐसे तो फिर कोई सामान नहीं लेगा हमसे, और कालू जी भी नहीं मानेंगे ऐसा काम करने के लिए। तो कुछ नहीं होगा गीता, तुम तो बस अपने पति को संभाल लेना, बाकी मैं बताता हूँ तुम्हें। अब थोड़ी देर बाद कालू कौवा घायल अवस्था में घर आ जाता है। अरे कालू जी, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं गीता, बाहर बारिश में मेरा पैर फिसल गया, इसलिए चोट लग गई। ठीक है कालू जी, अब आप 2-3 दिन घर पर ही आराम कीजिए। दुकान को मैं और भाई संभालते हैं। हाँ हाँ कालू, तुम दुकान की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है। अब बुरा कौवा और गीता शाम की दुकान लगाने आ जाते हैं और बिना सामान बदले ही पुराने तेल में पकोड़े बनाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी मौसी भी पकोड़े खाने आ जाती है। अरे गीता, जल्दी से एक प्लेट पकोड़े और एक चाय। बुरा कौवा चाय और पकोड़े दे देता है। रानी मौसी जैसे ही पकोड़े खाती है, थू 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 छी, कितना गंदा स्वाद है रे बाबा। अरे गीता, ये इतना गंदा क्या बनाया है आज? मेरा तो मूड ही खराब हो गया। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। रानी मौसी, सब तो ठीक है, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ गीता। आज से पहले इतना गंदा स्वाद कहीं नहीं आया। मैं तो जा रही हूँ यहाँ। बस बस, मैं सब जानता हूँ, ये सब पैसे ना देने के बहाने हैं। पहले इनके पैसे दो और फिर जाओ यहाँ से। बड़ी आई हमें लूटने वाली। पैसे तो होते नहीं तुम जैसों के पास और फ्री में खाने आ जाते हैं। क्या कहा तुमने? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, मुझे तुम्हारे जैसी दुकानें में यहाँ खड़े खड़े खरीद दूं। बड़े आए मुझे कहने वाले रानी मौसी नाम है मेरा। बताओ कितने हुए इसके रुपए? 50 रुपए हुए हैं। क्या एक दिन में इतनी रेट बढ़ा दी? और भी इतने गंदे खाने की? ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से टिप समझ के रख लेना। अब रानी मौसी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अरे भूरे भाई, मैंने आज से पहले रानी मौसी को इतने गुस्से में नहीं देखा। कहीं सच में पकोड़े खराब तो नहीं बने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। मम्मा मम्मा, मुझे भी गीता चाची के पकोड़े खाने हैं। सब कहते हैं वो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हैं, एक बार लेकर चलो ना। अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो,
और बरसात के मौसम में बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होगा मम्मा, एक बार खिला दो ना। ठीक है बेटा, चलो। अब मुनि चिड़िया अपने बेटे को पकोड़े खिलाने ले आती हैं। अरे गीता बहन, मेरे बेटे को एक प्लेट पकोड़े देना। आज मैं नहीं खाऊंगी, अपने बेटे को खिलाने आई हूँ। गीता पकोड़े दे देती है। टिंकू बैठकर खाने लगता है। वो अभी छोटा था, इसलिए उसे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं चल रहा था। टिंकू पकोड़े खाकर कर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उल्टियां करने लगता है और बुखार भी आ जाती है। मुनि जल्दी से टिंकू को डॉक्टर के पास लेकर आती है। अरे इसे तो फूड पॉइजन हुआ है, क्या खाया था इसने ऐसा? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे आज गीता की दुकान के पकोड़े खाए थे। अच्छा ये बात है, इसलिए सवेरे से मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं। लगता है उन पकोड़ों में ही कोई मिलावट है। हमें इस बात की शिकायत राजा जी को करनी होगी, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती है। अब सब पक्षी गीता की शिकायत लेकर राजा जी के पास आ जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, चलो दुकान पर चलते हैं और उसके सामान की जांच करवाते हैं। अब सब पक्षी राजा जी के साथ गीता की दुकान की जांच के लिए आ गए और सारे सामान की जांच करने के बाद पता चला कि सामान काफी टाइम से बदला नहीं गया है और बदबू दे रहा है, इसलिए पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने अपने भाई भूरे के कहने पर किया था। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देता हूँ। और भूरे कौवे, तुम अभी ये जंगल छोड़कर यहाँ से जाओगे। आज के बाद इस जंगल में आना तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मना है। यही तुम दोनों की सजा है। अब भूरा कौवा ये जंगल छोड़कर चला जाता है। ज्यादा लालच करने के चक्कर में गीता को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। लालच बुरी बला है। अरे मुनी बेटी, चल मेरे साथ रसोई में आ, रोटियां बना ले। अरे माँ, आप बना लो, खुद ही मेरे से रोटियां नहीं बनेंगी। अरे चल के कुछ सीख ले मेरे साथ, नहीं तो शादी के बाद पछताओगी अगर खाना बनाना नहीं आया तो। आप भी ना माँ, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है। मैं अभी से रसोई में जाकर खाना बनाऊं, ये मेरे से नहीं होगा। और मैं ससुराल में कौन सा इतना ज्यादा खाना बनाऊंगी जो मुझे अभी सीखना पड़ेगा। मुनि चिड़िया कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानती थी और ऐसे टालकर चली जाती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे। मुनि चिड़िया की शादी एक बल्लू नाम के चिड़े से हो जाती है। मुनि अपने ससुराल आ जाती है और वो जब अपने ससुराल के सदस्य देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये घर या चिड़िया घर, इतने सारे लोग। हे भगवान, मेरा क्या होगा अब चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुनि की जेठानी कमू वहाँ पर आती है। अरे मुनि, अब आराम कर लिया हो तो रसोई में जाकर रोटियां भी बना दो। जी जेठानी जी, मैं बनाती हूँ थोड़ी देर में जाकर। अब थोड़ी देर बाद मुनि चिड़िया रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगती है और थोड़ी देर बाद रोटियां बनाकर सबको परोसने लगती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, रोटियां कम नहीं लग रही? नहीं मम्मी जी, मैंने पूरी 20 रोटियां बनाई हैं। थोड़ी ज्यादा बन गई, पर कोई बात नहीं, आज थोड़ी ज्यादा ही खा लेंगे सब। क्या कहा तुमने, बहू रोटियां ज्यादा हैं? अरे हमारे घर में 100 रोटियां बनती हैं एक टाइम की, और तुम 20 को ज्यादा बता रही हो। अब जाओ जल्दी से रसोई में और रोटियां बनाओ। हे भगवान, 100 रोटियां, ये कैसे लोग हैं, कितना खाते हैं? अब इस गर्मी में फिर से रोटियां बनाऊं? अब थोड़ी देर बाद मुनि चिड़िया फिर से रसोई में रोटी बनाने लगती है। गर्मी इतनी थी कि पूरी पसीने में भीग गई। अब थोड़ी देर में 100 रोटियां बनाकर सबको खिला देती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी मुनि की ननंद लाडो आती है। अरे भाभी, कल सवेरे मेरी सहेलियां घर पर आएंगी,
तो उनके लिए खाना बनाना है। ठीक है दीदी। अब लाडो ऐसा बोलकर चली जाती है। मुझे तो आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और इस घर की नौकरानी बना दिया। अब अगले दिन सुबह मुनी रसोई में आ जाती है। अगर रोटियां बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और ज्यादा भी बनानी है। इससे अच्छा तो मैं सबके लिए दाल चावल बना देती, जल्दी बन जाएगा। ऐसा सोचते हुए मुनी चिड़िया सबके लिए दाल चावल बनाने लगती है और बनाकर रख देती है और बाहर आती है। अरे बहू, आज जल्दी बना ली क्या रोटियां? नहीं मम्मी जी, आज मैंने रोटियां नहीं बनाई, दाल चावल बना लिए हैं सबके लिए। क्या दाल चावल? अरे बहू, इस घर में दाल चावल कोई नहीं खाता, रोटियां बनाओ सबके लिए। अब मुनी चिड़िया गुस्से में रसोई में चली जाती है और इस भरी गर्मी में सबके लिए फिर से 100 रोटियां बनाती है और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ पत्नी जी, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो आज? अरे ये तुम्हारा घर है या चिड़िया घर? कितनी रोटियां खाते हैं? जब से आई हूँ तब से मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। क्या सारा काम का ठेका मैंने ही ले रखा है? क्या मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते हैं? और ऊपर से 100 रोटियां बनवाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो जल्दी ही मर जाऊंगी। ऐसे गुस्से में मुनी चिड़िया सो जाती है। अब अगले दिन सुबह मुनी चिड़िया 100 रोटियां बनाकर सबको परोसने आती है तो वो देखती है उसकी सास की छोटी बहन और उसका बेटा आया हुआ था। अरे मुनी बहू, सुनो, तुम मेरी छोटी बहन के लिए भी रोटियां ही बना लो, पहले ही फिर सब साथ ही बैठकर खाएंगे। अब मुनी चिड़िया फिर से रसोई में आकर रोटी बनाने लगती है। तभी उसकी गर्मी से हालत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब काफी देर तक मुनी चिड़िया बाहर नहीं जाती तो उनकी जेठानी आकर देखती है और मुनी को ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और सबको बुलाती है। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आपकी बहू के शरीर का पानी खत्म हो गया। गर्मी में पसीने की वजह से लगता है आप इससे गर्मी बहुत काम करवाते थे। अब इसका खास ख्याल रखना होगा आप सबको। अब डॉक्टर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मुनी को होश आ जाता है। मुनी बहू, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने ही तुमसे गर्मी में इतना काम करवाया था। मम्मी जी, आप मेरे से बड़ी हो, आप मेरे से माफी मांगो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू, अब से तुम कभी इतना काम नहीं करोगी। हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम बांट लेंगे और मिलकर करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे।